अलका अपनी पूरी मेहनत और लगन से घर के काम में लगी होती है। वो पोछा लगाने जा ही रही होती है और पोछे में फिनाइल मिलाने ही वाली होती है कि तभी वैजंती वहां आ जाती है और उसके हाथों से फिनाइल छीन लेती है। अरे बहू, अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा अनर्थ हो जाता? तुझे पता है ना बहू, ये फिनाइल मैंने रिश्तेदारों के आने पर घर में पोछा लगाने के लिए रखा है और तू इससे घर में पोछा लगा रही है। तभी मैं कहूँ कि ये फिनाइल आधा कैसे हो गया। वैजंती ये बोलकर फिनाइल की बोतल ले जाकर छुपा देती है। उसका अब ये रोज का हो गया था। वो आए दिन कंजूसी करती और अलका उसे झेलती। एक दिन अलका के दरवाजे पर एक भिखारन आती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कल रात की रोटियां लेकर आती हूँ। अलका ये बोलकर रसोई में जाती है और रोटियां लेकर आती है और भिखारन को बस देने ही वाली होती है कि तभी वैजंती आकर उसका हाथ रोक लेती है। अरे बहू, ये रोटियां तो इस भिखारन को क्यों दे रही है? इन्हें रात को मैं मसाला डालकर तेल में मस्त फ्राई करके खा लूंगी। तुझे रोटियां इसे देने की जरूरत नहीं है। माँ जी, इन्हें भी भूख लगी है और इन्हें पैसों की भी जरूरत है। ये रोटियां इन्हें दे देते हैं ना। अरे इतनी कठोर तो मैं भी नहीं हूँ बहू, रुक, मैं इसकी भूख का कुछ इंतजाम करती हूँ। इसके बाद अलका की सास उस भिखारन के झोले को चेक करती है जिसमें 8 रुपए पड़े होते हैं और वो अपने पर्स से 2 रुपए निकालकर उसे देती है और कहती है, ये लो, अब तुम्हारे पास 10 रुपए हो गए हैं। इन 10 रुपए से कोई बिस्किट खरीद कर खा लेना और मुझे दुआ देकर जाना कि मेरे घर में पोता या पोती जल्दी खिलकारी मारे। अजीब औरत है, ना तो खुद कोई पुण्य का काम करती है, ना ही अपनी बहू को करने देती है। भगवान ही भला करे बहन तुम्हारा। ये लो, ये 10 रुपए तुम ही रख लो, तुम बिस्किट खा लेना, मसाले वाली रोटी कल के लिए रख दो। ये बोलकर वो भिखारन वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अलका बहुत भोली थी और सीधी थी। वैजंती उससे जो भी बोलती वो मान लिया करती। एक दिन वैजंती रोते हुए अलका को बुला कर कहती है, बहू, मुझे तुझे एक बात बतानी है। तेरे पति की नौकरी चले गई, उसका तार आया था और उसे तो कुछ पैसों की भी जरूरत है, तो हमें अपने घर के खर्चे से कुछ पैसे बचाकर उसे भिजवाने चाहिए। माँ जी, पर ये सब हुआ कब? मुझे तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। बहू, वो मर्द है। अरे वो तुझे परेशान नहीं करना चाहता होगा, इसीलिए तुझे नहीं बताया। अब तू उससे कुछ पूछना मत, वरना उसे बुरा लगेगा। अब हमें घर के खर्चे को बहुत संभाल के चलाना है। मैं तो कहती हूँ आज रात के लिए तू पड़ोस के रामलाल से सब्जी ले आ, मैं पड़ोस की विमला से रोटियां ले आती हूँ। वैजंती ये बोलकर अपनी बहू अलका को पड़ोस के रामलाल से सब्जी लेने के लिए भेज देती है और उसे सब्जी मांगते देखकर रामलाल कहता है, अरे बहू, कैसी बात कर दी। तू चाहे तो रोज मेरे घर पर सब्जी मांगने के लिए आ सकती है। और रुक, मैं तुझे कुछ रोटियां भी पैक करके दे देता हूँ। अब क्या इतनी गर्मी में तुम लोग रोटियां बनाने बैठोगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अपनी सास को मेरा राम राम कहना। अलका रोटी और सब्जी लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वैजंती रोज उसे किसी न किसी के घर पर कुछ न कुछ मांगने के लिए भेज दिया करती और बेचारी भोली भाली अलका उसकी बात मान भी लिया करती। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं और जब अलका घर का काम करने के बाद पंखा चलाकर बैठने ही वाली होती है तो पंखा चलता ही नहीं। ये देखकर वो अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी, देखिए ना पंखे को क्या हो गया है, लगता है ये पंखा खराब हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा। नहीं बहू, ये पंखा खराब नहीं है, मैंने बिजली का तार काट दिया है। मैंने सोचा कि हम कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, इसीलिए मैंने पंखे का तार काट दिया। रात को छत पर सोया करेंगे दोनों सास बहू, दिन में पंखे की क्या जरूरत है। अलका अपनी सास की इस बात को भी मान जाती है। बैजंती रोज बासी रोटी खाया करती जिस वजह से उसे गैस बने लगी। वो पूरे घर में गैस छोड़ती हुई घूम रही थी। अय हाय हाय, इस 5वें पाद की बदबू तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा ही रहा तो वायु प्रदूषण का सारा इल्जाम मेरे ही सर पर आ जाएगा। माँ जी, आपको ना कुछ ज्यादा ही गैस हो रही है,
आप इसकी दवा क्यों नहीं लेती? मुझे लगता है कि बासी रोटी खाने की वजह से आपके साथ ये हो रहा है। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा शरीर गांव का है। गांव के लोगों को मिट्टी पत्थर सब पच जाता है। एक दिन जब वैजंती अपनी गली में टहलने के लिए निकलती है, तभी उसे फिर से रामलाल मिलता है और रामलाल उसे देखकर कहता है, अरे बहन, कमजोर लग रही हो। क्या बात है? सब ठीक तो है ना घर में? मुझे अलका बहू ने बताया कि बेटे की नौकरी चली गई है और उसे शहर में पैसों की जरूरत है। अब क्या बताओ भाई साहब, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। दूसरों से मांग मांग कर खर्चा चलाना पड़ रहा है। वो क्या है ना, मुझे ना ब्लड कैंसर है, तो मेरा बेटा इसी चिंता में लगा हुआ है। ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? रामलाल ये बोलकर तुरंत ही वैजंती को 10,000 थमा देता है। वैजंती उन पैसों को भी संभाल कर रख लेती है। इसी कंजूसी के चलते 2 महीने में उसने 30,000 रुपए जमा कर लिए थे। लेकिन अलका के साथ साथ वो भी बहुत कमजोर हो गई थी। अलका जवान थी, इसीलिए वो इस कमजोरी को झेल रही थी। लेकिन वही वैजंती का शरीर अब बहुत कमजोर हो जाता है। बहू, बहुत तेज की पेट में दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से किसी सस्ते झोला छाप डॉक्टर के पास ले चल। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। आपको नजदीकी डॉक्टर नहीं, बल्कि आपको किसी अस्पताल में जाने की जरूरत है। अब आप मना मत करना, मैं आपको अभी डॉक्टर के अस्पताल ले चलती हूँ। वैजंती के लाख मना करने के बाद भी अलका उसे अस्पताल ले जाने की तैयारियां करने लगती है। वो पड़ोस के रामलाल को भी बुला लाती है, लेकिन अलका के पास पैसे नहीं थे। तभी वो देखती है कि वैजंती बेहोश हो गई। अलका वैजंती के कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोलकर देखती है तो उसमें उसे 30,000 रुपए मिलते हैं। वो तुरंत ही वैजंती को रामलाल की मदद से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाती है। जब वैजंती को होश आता है तो वो अपने सामने अपने बेटे को देखकर कहती है, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? ये तो बड़ा महंगा अस्पताल लग रहा है। माँ, ये महंगा अस्पताल है, लेकिन इसका बिल भरने की चिंता मत कीजिए। अरे बेटा अनूप, तू तू कैसे कब यहाँ आया? और बिल भरने की चिंता मैं क्यों ना करूं? माँ, जब आप बेहोश होकर गिर गए थे और रामलाल काका और अलका आपको अस्पताल लेकर आ रहे थे, तभी मैं आया। और बिल भरने की चिंता आप इसीलिए मत कीजिए क्योंकि इस अस्पताल का बिल हम उन कंजूसी के पैसों से भरेंगे जो आपने इन 2-3 महीनों में दिखाई है। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती कि दूसरों के साथ साथ अपनी सेहत का भी आप ख्याल ना रखो। ऊपर से आपने रामलाल काका से झूठ बोला कि आपको ब्लड कैंसर है। क्या करूं, खर्चा होते देखती हूँ तो मेरा खून जलने लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा खर्चा कम करे। और वैसे भी तू इतनी भोली थी, जो जो मैंने बोला तू मानती गई। माँ जी, आप जानती हैं, जब मैं आपको यहाँ लेकर आई तो मुझे भी कमजोरी से चक्कर आ गए और उसके बाद में मेरा टेस्ट करने पर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है। लगता है उस दिन उस भिखारन ने जो दुआ दी थी वो लग गई। नहीं माँ, आपके लिए बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है। अगर अलका को कुछ दिन नहीं पता चलता कि वो माँ बनने वाली है तो वो रोज ऐसी भूखी रहती और बासी खाना खाती, लोगों से मांग मांग कर अपना गुजारा करती, और उसे या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करता। इसीलिए अब अलका आपके साथ नहीं रहेगी, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। अरे बेटा, ऐसा मत कर। बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझसे मेरी बहू को दूर मत कर। मैं आज के बाद कभी गलती से भी कंजूसी नहीं दिखाऊंगी और अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैंने झूठ बोला कि तेरी नौकरी चली गई और तुझे पैसों की जरूरत है, और ये बेचारी अलका इतनी भोली थी कि मेरे बहकावे में आ गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी बेटा। नहीं माँ, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, और रामलाल काका के पैसे तो आपको चुकाने ही होंगे। अनूप जी, माँ जी प्यार से कह रही हैं तो उन्हें माफ कर दीजिए ना। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। आज के बाद में वो कभी भी कंजूसी दिखाएंगी तो मैं भी अपना भोलापन दिखाकर उनकी कंजूसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। अलका की बात सुनकर अनूप अपनी माँ को माफ कर देता है। इसके बाद में दिन गुजरते हैं और वैजंती भी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ जाती है। फिर वो अपनी बहू के साथ मिलकर घर में ही अचार बेचने लगती है। धीरे धीरे पैसे जमा करके वो रामलाल को उसके पैसे वापस कर देती है
और उससे माफी भी मांगती है। अरे भाई साहब, मुझे माफ कर दो। ना जाने मैं क्या कर रही थी, लेकिन कुछ भी बोलो, 2 महीने में 30,000 की बचत कर ली मैंने। अरे बहन जी, कैसी बचत उसमें? 10,000 तो मेरे ही थे जिसका आपने मुझे चूना लगाया। ये तो शुक्र है कि समय रहते मुझे सब पता चल गया। बहन जी, कभी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कभी सच में आपको पैसों की जरूरत हुई तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। अब तो भाई कान पकड़े, मैं कभी कंजूसी नहीं दिखाऊंगी। वो घर आ जाती है। उसके बाद वो अपनी बहू के गर्भवती होने की खुशी में अपने घर में एक गोद भराई की रस्म रखती है, जिसमें वो पूरी गली मोहल्ले को बहुत अच्छी दावत देती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वैजंती कभी भी कंजूसी नहीं करती और अपनी भोली बहू का फायदा तो बिल्कुल नहीं उठाती। और अलका भी दुनियादारी सीख जाती है और हर किसी के बहकावे में नहीं आती। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।